16वीं सेंचुरी में मसाले की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि ब्रिटेन के लोग इसे सोने के भाव पे खरीदते थे। किसानों से वो लोग इतना टैक्स लेते थे कि किसान भूखे मर जाते थे। सिराज के कमांडर को वो लोग पैसे और गद्दी की लालच देकर खरीद लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों पे झूठे इल्जाम लगाती है और उनके कुछ लोगों को मार देती है। देखिए 16वीं सेंचुरी में दुनिया भर में मसाले की कीमत इतनी ज्यादा थी कि ब्रिटेन के लोग इसे सोने के भाव पे खरीदते थे। तब इंग्लैंड के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने सोचा कि क्यों ना हम खुद की एक कंपनी बनाएं जिससे हम डायरेक्ट एशिया से बिना किसी के बीच में आए मसाले, कपड़े और अनमोल चीजें ला सकें। और फिर थॉमस स्मिथ और उनके कुछ अमीर दोस्तों ने मिलकर एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाई। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को इस तरीके से समझिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसका नाम है DS इंडस्ट्री। तो इस कंपनी को चलने के लिए आप लोग इसमें कुछ पैसा देंगे जिसके बदले ये कंपनी आपको कुछ शेयर देगी और बाद में जब कंपनी का प्राइस बढ़ेगा, मतलब मुनाफा बढ़ेगा, तो आप लोगों का भी फायदा होगा। ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से इस समय हम लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। तो फिर ये लोग इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हम एक कंपनी बनाकर एशिया से व्यापार करना चाहते हैं। और फिर 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट रॉयल चार्टर दिया जिसका नाम था गवर्नर एंड द ग्रुप ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस चार्टर ने कंपनी को मोनोपोली दिया, मतलब इंग्लैंड से सिर्फ यही एक कंपनी ईस्ट इंडीज के साथ ट्रेड कर सकती थी, क्योंकि उस टाइम पे वैसे ही कंपटीशन बहुत ज्यादा था। तो वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश की किसी और कंपनी से हमें कंपटीशन करना पड़े। अब सोचिए उस टाइम पे पुर्तगाल, स्पेन और डच ऑलरेडी एशिया में ट्रेड कर रहे थे। पुर्तगीज ने गोवा जैसे प्लेस पे पहले से ही कंट्रोल कर रखा था और डच की VOC यानी डच ईस्ट इंडीज कंपनी बहुत स्ट्रांग थी। ईस्ट इंडिया को इनके साथ कंपटीशन करना पड़ा और पहले के वायगेस बहुत रिस्की थे। शिप डूब जाते थे, लोग स्कबरी जैसे बीमारी से मर जाते थे और समुद्री डाकू का भी खतरा बना रहता था। वायगेस का मतलब होता है समुद्री यात्रा। तो सबसे पहला समुद्री यात्रा 1601 में जेम्स लैंकेस्टर ने लीड किया एक समुद्री जहाज से जिसका नाम था रेड ड्रैगन शिप। और वो इंडोनेशिया, जिसे स्पाइस आइलैंड भी कहते हैं, वहां पर गए और पेपर और मसाले लिए। लेकिन डच से कंपटीशन इतना ज्यादा था कि मजबूरन ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडोनेशिया से हटना पड़ा। एक्चुअली हुआ यह था कि 1623 में डच ने ब्रिटेन के व्यापारियों पे झूठे इल्जाम लगाते हैं और उनके कुछ लोगों को मार देते हैं। इसी घटने को एम्बोइना मस्करे भी बोलते हैं। और इन लोगों को समझ में आ गया कि अगर हमें एशिया में टिकना है तो हमें इंडिया में जाना पड़ेगा और उसके बाद ये लोग अपना फोकस भारत पर करते हैं। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में पहली एंट्री 1608 में होती है और वो अपना शिप सूरत के गुजरात में खड़े करते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि वो बिना इजाजत के इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए वो लोग तुरंत आगरा जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो भी इंडिया में कारोबार होते थे वो आगरा से ही होते थे। और उस टाइम पे आगरा के जो शासक थे वो जहांगीर थे। तो जहांगीर के दरबार पहुंचते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें हिंदुस्तान में व्यापार करने की इजाजत चाहिए। लेकिन जहांगीर ने हॉकिंस को मना कर दिया, क्योंकि पुर्तगालियों का दबाव था और अंग्रेजों पर भरोसा नहीं था। इस वजह से उन्हें तुरंत भारत में व्यापार की इजाजत नहीं मिली। लेकिन फिर उसके 7 साल बाद 1615 में सर थॉमस रॉ ने जहांगीर का भरोसा जीतकर और तोहफे वगैरह देकर व्यापार की लिखित इजाजत ले लिया, जिसको फरमान भी बोलते हैं। और उस फरमान में लिखा था कि वो भारत में सुरक्षित तरीके से व्यापार कर सकते हैं और ट्रेडिंग पोस्ट भी बना सकते हैं और जो बंदरगाह वगैरह है उसको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद वो पहला फैक्ट्री, जिसको ट्रेडिंग पोस्ट भी बोलते हैं, वो 1611 में मसूलीपट्टनम पे बनाते हैं और 1612 में सूरत पे परमानेंट बेस बनाते हैं। और धीरे धीरे फैक्ट्री बढ़ती गई। 1639 में मदरसा और 1661 में बॉम्बे, जो कि पुर्तगाल की रानी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से होती है और पुर्तगीज उन्हें बॉम्बे दहेज में देते हैं, क्योंकि पुर्तगीज का पहले से ही बॉम्बे पे कब्जा था। देन 1619 में कलकत्ता। देखिए फैक्ट्री जो था यहाँ से सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि उनमें फोर्टिफिकेशन था, उनका आर्मी रहता था और उनका कानून वगैरह भी था। और उस टाइम पे मुगल एम्पायर जो था वो काफी स्ट्रांग था, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी उनके पैट्रोनेज में ट्रेड करती थी, जैसे सब कोऑर्डिनेट की तरह। पैट्रोनेज को इस तरीके से समझिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं और वहां पर आपको अपनी शॉप खोलनी है, तो उसके लिए आपको वहां के मालिक या फिर जिसके लैंड पे आप शॉप खोलेंगे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ठीक उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भी मुगल के पैट्रोनेज में ट्रेड करती थी। और 1634 में शाहजहां ने बंगाल में भी ट्रेड करने की इजाजत दे दी।
यह एक तरह की हॉस्पिटलिटी थी, मतलब शाहजहां ने कंपनी को अपने घर यानी बंगाल में ट्रेड करने की सुविधा और प्रोटेक्शन दी। फिर 1717 में बंगाल में टैक्स माफ कर दिया गया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ गया। वो कॉटन, सिल्क, अफीम, नील और टी जैसे सामानों का व्यापार करते थे। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आती है और 1686 टू 19 में एक वार होता है जिसको एंग्लो मुगल वार कहा जाता है, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल पे समुद्री हमला किया, लेकिन वो हार गई और उन्हें बाद में फाइन्स वगैरह पे करना पड़ा। और फिर ठीक उसके 5 साल बाद यानी 1695 में डाकुओं ने मुगल शिप गांजाई स्वाई को लूट लिया, जिसका इल्जाम बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लगता है, लेकिन वो बाद में मुआवजा वगैरह देके उसमें से निकल जाते हैं। इसके बाद इन्हें यह समझ में आता है कि हमें मिलिट्री पावर बढ़ानी पड़ेगी। और फिर आता है असली टर्निंग पॉइंट, जब 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है और वहीं से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है और मुगल अनार्ची शुरू हो गया। मतलब मुगल एम्पायर में लॉ ऑर्डर खत्म हो गया एंड सरकार का कंट्रोल भी खत्म हो गया। अब मुगल एम्पायर धीरे धीरे टूटने लगे और अलग अलग एरिया के राजा जो थे वो आपस में लड़ने लगे। इसका फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, स्पेशली अपने फ्रेंच राइवल के खिलाफ। ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी आर्मी थी जो कि इंडियन सोल्जर थे, वो यूरोपियन स्टाइल में ट्रेंड थे, जिनकी संख्या 2,60,000 तक पहुंच गई थी। और फिर होता है पहला सबसे बड़ा बैटल, जिसको बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं, क्योंकि ये युद्ध जो है प्लासी नामक जगह पे हुआ था, इसकी वजह से इसको बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं। एक्चुअली 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला अंग्रेज की बढ़ती चालों से तंग आकर ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता पे अटैक कर देते हैं, जिसको ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता इंसिडेंट भी बोला जाता है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलिट्री लीडर थे, उन्होंने तुरंत पलटकर इधर से भी हमला कर दिया, जहां क्लाइव ने मीर जाफर जो कि सिराज के कमांडर थे, उनको उन्होंने पैसे और गद्दी की लालच देकर गद्दारी करवाई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्मॉल फोर्स 3,000 सोल्जरों ने मिलकर 50,000 आर्मी को हरा दिया। रिजल्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का कंट्रोल मिला और मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया और कंपनी ने 2.5 मिलियन लूट ली। फिर होता बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1674 में होता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब को हरा दिया। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल जाती है, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स कलेक्ट करने का पावर मिल जाता है। अब कंपनी सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि रूलर बन गई थी, रिवेन्यू कलेक्ट कराती और लॉ बनाती थी। प्लासी और बक्सर की जीत के बाद अंग्रेज ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा कर लिया। यहीं से उनका पूरा इंडिया में राज फैलना शुरू हो गया। गवर्नर जनरल ने सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मतलब कंपनी ने बोला कि मैं आपकी रक्षा करूंगा और बदले में आपको हमें पैसे देना पड़ेगा। इंडिया राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी के लिए सब्सिडी यानी पैसा देना पड़ता था और उनकी फॉरेन पॉलिसी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करती थी और अगर ना माने तो वो युद्ध करते थे। इससे स्टेट जैसे हैदराबाद, मैसूर, अवध, मराठा, राजपूताना कंपनी के अंदर आ गया। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले हम कुछ मेजर वार देख लेते हैं। देखिए 1766 में शुरू होती है मैसूर की लड़ाई। टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर कंपनी के हाथ में चला गया। फिर अंग्रेज ने मराठा को 3 बार हराया और पेशवा को मारा नहीं बल्कि उसे कुछ पैसा देते थे और शांति से रहने को बोलते थे। एंड 1845 टू 49 में सिख को हराया, पंजाब के राजा को अपने अंडर में कर लिया और कोहिनूर भी कंपनी के पास आ गया। लॉर्ड डॉलहाउसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लागू किया। इसका मतलब यह था अगर कोई ऐसा राजा मरता था जिसका कोई बच्चा वगैरह नहीं रहते थे ताकि वो आगे चल के राजा बने, तो ऐसे राजा का जो राजपाट था वो कंपनी ले लेती थी। 1803 में दिल्ली कैप्चर किया, मुगल एम्पायर को हराया और उसे अपने कंट्रोल में रखते थे। मतलब वो केवल नाम के राजा थे, काम कंपनी के हिसाब से ही करते थे। तो अब हम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो देखिए हैदराबाद, मैसूर, अवध जैसी जगहों पे कब्जा करने के बाद कंपनी ने धीरे धीरे इंडिया के 2/3 पार्ट डायरेक्ट और बाकी जो पार्ट थे उनको इनडायरेक्ट कंट्रोल करने लगी। कंपनी का असली मोटिव पैसा था, लेकिन बाद में दीवानी मिलने के बाद वो लोग बंगाल से हैवी टैक्स वसूलने लगे। किसानों से वो लोग इतना टैक्स लेते थे कि वो लोग भूखे मर जाते थे। एक्चुअली हुआ यह था कि 1769 टू 70 में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की जान चली गई। इसके पीछे 2 कारण था, एक नेचुरल और एक कंपनी की पॉलिसी। सबसे पहले उस साल बारिश कम हुई और फसल खराब हो गई, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी गलती जो थी वो कंपनी की थी, क्योंकि फसल खराब होने के बाद कंपनी को टैक्स कम कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ठीक उसका उल्टा किया। उन्होंने टैक्स कम नहीं किया बल्कि पूरे टैक्स लगाए और जो बचे कुछ अनाज थे वो उनको स्टोर करके एक्सपोर्ट करने लगे, क्योंकि उनको तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था, जिसकी वजह से वहां के लोगों के पास ना तो पैसा बचा और ना ही अनाज, और बाजार में कीमत बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से गरीब इंसान खरीद भी नहीं पाए और इस भूखमरी में लाखों लोगों की जान चली गई। उसके बाद इंडियन इंडस्ट्री बर्बाद हो गए। कॉटन टेक्सटाइल जो वर्ल्ड फेमस थे उस पर भी हाई टैरिफ लगाए ताकि ब्रिटिश मिल्स के गुड्स बिक सकें। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स।
इसको इस तरीके से समझिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको कोई सामान दूसरी कंट्री में सेल करना है या फिर किसी और कंट्री से आप अपनी कंट्री यानी अपनी इंडिया में सामान लाएंगे तो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर एक टैक्स लगाएगी जिसको हम लोग टैरिफ भी बोलते हैं। जो लोग हाथ से कपड़े बुनते थे, कंपनी ने उनसे बहुत ही कम दाम पे कपड़ा खरीदने लगे जिसकी वजह से उनके फैक्ट्रीज और वर्कशॉप बंद हो गए। उसके बाद कंपनी ने इंडिया में अफीम की खेती करवाई और वो चीन में देती थी, जिसके बदले चीन हमें चाय देता था। और फिर चीन के लोगों को अफीम के नशे की आदत लग गई जिसकी वजह से चीन ने इनका विरोध किया और 1839 टू 42 में एक वार हुआ जिसमें चीन हार गई। कंपनी ने सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि हमारे कल्चर पर भी अटैक किया था। उन्होंने सिविलाइजिंग मिशन के नाम पे चेंज लाए। एक्चुअली 1835 में लॉर्ड मैक्यूले ने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया ताकि इंडियन को ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क यानी ऑफिस वर्कर बनाया जा सके, और इस प्रोसेस में इंडियन लैंग्वेज और कल्चर को कमजोर दिखाया गया। एंड फिर 1829 में ब्रिटिश ने सती प्रथा को इलीगल कर दिया और इसके अलावा उन्होंने ये भी नियम लगाया कि जो लोग अपने हस्बैंड के डेथ के बाद अकेली हो गई थी तो उनको दोबारा शादी करने और अपनी जिंदगी कंटिन्यू करने की परमिशन मिली। एंड 1813 में ब्रिटिश ने चार्टर एक्ट को पास करके मिशनरीज को इंडिया में आने और क्रिश्चियनिटी को फैलाने की परमिशन दी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया के लोगों को सिर्फ छोटी पोस्ट दी जाती थी यानी छोटी जॉब दी जाती थी, और जो ब्रिटेन के लोग थे उनको हाई पोस्ट दिया जाता था। इससे इंडियन को लगने लगा कि उनका कल्चर और धर्म कमजोर होने लगा है और ब्रिटिश हर जगह अपना कंट्रोल बढ़ा रहे थे। उसके बाद इंडिया ने कई विद्रोह किए, उन्हीं में से एक था रिबेलियन ऑफ 1857 जिसको सिपॉय म्यूटिनी या फिर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। एक्चुअली अफवाह यह था कि ब्रिटिश कैटरीज में बीफ एंड पॉर्क का फैट यूज हुआ है जो हिंदू और मुस्लिम सोल्जर के लिए ऑफेंसिव था। और फिर 1857 में एक जवान थे जिनका नाम था मंगल पांडे। उन्होंने वो गोली चलाई जो पूरे इंडिया को जगा दिया। इसमें लीडर थे बहादुर शाह जफर, नाना साहिबा, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। कंपनी ने इस रिबेलियन को 18 महीने में कंट्रोल कर लिया, लेकिन इससे कंपनी जो थी वो बहुत कमजोर हो गई। और 1857 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंटरवन किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल अब खत्म हो गया और इंडिया डायरेक्टली अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया। देखिए इसके बाद शुरू होता है ब्रिटिश क्राउन जो कि 1947 तक चलता है, तो इसको हम किसी और वीडियो में देख लेंगे। तो ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी कहानी।